हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट टॉपिक इस ओम के नियम को समझते हैं। ओम का नियम क्या है? तो ओम के नियम को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी वर्ड आती है जिसको हम बोलते हैं परिपथ। इसको हम बोलते हैं परिपथ और इसको बोला जाता है सर्किट। सर्किट। सबसे पहले परिपथ क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। विद्युत धारा जो होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका, एक बंद पथ पर क्या होता है? प्रवाहित होता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होती है एक बंद पथ के अनुदिश क्या होती है? प्रवाहित होती है। जैसे एक वायर है और उस वायर को अगर मान लेते हैं यहां से यहां तक आपकी वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, अगर इस वायर को आप यहां काट दीजिएगा तो इधर अब करंट नहीं जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि विद्युत धारा की जो प्रवाह होती है एक बंद पथ यानी बंद परिपथ, बंद पथ के क्या होता है? अनुदिश होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिपथ। और वह धारा क्या होती है? सतत प्रवाहित होती है। सतत मतलब लगातार। तो आइए इसकी छोटी सी डिफिनेशन है, इसको लिख लेते हैं। विद्युत धारा के, ध्यान समझिएगा, विद्युत धारा के सतत प्रवाह तथा बंद पथ को हम क्या बोलते हैं? परिपथ बोलते हैं। अब यहां से ध्यान से समझिएगा। अब आते हैं ओम का नियम। इसको समझ लीजिए तब जाकर हम इसको लिखेंगे। ओम का नियम देखिए, ओम एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका फुल नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम जो जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मन, यानी जर्मनी का वैज्ञानिक थे। उन्होंने, जॉर्ज साइमन ओम ने, ध्यान से समझिएगा, 1826 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक, जैसे ये कोई कंडक्टर हो गया, ध्यान से समझेंगे, पुनः ध्यान से समझ लीजिए। 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर, जैसे ये ए है, ये बी है, इसके सिरे पर विभवांतर है, इसके सिरे पर विभवांतर है। तो चालक के सिरों पर विभवांतर तथा इस चालक में बहने वाली धारा, मान लेते इस चालक में आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है? बह रही है। और इसके सिरे पर विभवांतर आपका क्या है? यही है। बात समझिएगा, किसी चालक के सिरे पर विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के संबंध में एक नियम का क्या किया? प्रतिपादन किया। इसके और इसके रिलेशन में एक नियम का प्रतिपादन किया, उसे हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ, ओम का नियम। बात समझ में आया? इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया, किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने। ध्यान समझिएगा, इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि किसी चालक के मध्य विभवांतर जो होती है उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी चालक के मध्य, जैसे इसका विभवांतर VA है, इसका विभवांतर VB है, और इसके मध्य जितना विभवांतर आएगा यानी VA माइनस जो VB है, इसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। और ये तब समानुपाती होता है जब चालक की जो लंबाई है, जो चालक का ताप है, बात समझ रहे हैं, इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो? नियत हो।
नियत हो मतलब बदलता नहीं हो, तो उस केस में जो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। यानी Vm माइनस Vb को मिलाकर हम V लिख लेते हैं और V समानुपाती I हो जाता है। और इस समानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट राशि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, कांस्टेंट राशि का उपयोग किया जाता है और वो कांस्टेंट राशि कैपिटल R होती है। और इस R को इस चालक का क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? और इसी को हम बोलते हैं ओम का नियम, V बराबर IR, जहां R इस चालक का प्रतिरोध है और प्रतिरोध का अर्थ होता है विद्युत धारा, इस इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह में बाधा डालना। इस विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करना, बाधा डालना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का विस्तारित अध्ययन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। बस इतना ही आप समझिए कि प्रतिरोध का अर्थ होता है विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करना, बाधा डालना। तो आई होप आपको ओम के नियम समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, इसकी कहानी लिख लेते हैं और इसके बाद हम लोग इस फार्मूला को प्रमाणित करेंगे कि V बराबर IR कैसे हो जाता है। कोई दिक्कत? तो आइए अब इसका डिफिनेशन समझिएगा। क्या लिखे हैं, सन 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के संबंध में एक नियम का क्या किया, प्रतिपादन किया। इसे ओम का नियम कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन चालक की जो भौतिक अवस्था होती है, जैसे ताप, लंबाई, वो पदार्थ की प्रकृति तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, नियत हो। तो इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जो ये भी है वो समानुपाती हो जाता है किसका, I का। और यहां समानुपाती को हटाने के लिए समाकलन, जो देखिए यहां भी समानुपाती क्या हो जाता है, I हो जाता है। और समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट राशि का प्रयोग किया जाता है और वो कांस्टेंट राशि क्या होती है, R होती है। यहां हम लिख देंगे, यहां R एक नियतांक है, इसे प्रतिरोध कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। और इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, इसे प्रतिरोध कहा जाता है। तथा समीकरण 1 को ओम का नियम कहा जाता है। समीकरण 1 को ओम का क्या कहते हैं, नियम कहा जाता है, जिसमें R जो होता है उसका अर्थ होता है विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा डालना। इसका जो अध्ययन है हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में विस्तारित रूप से करेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम कहा जाता है। इतनी जो बातें हैं उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते। एक बात और देखिए, यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे भी समानुपाती I है, इसका कहने का मतलब विभव बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, विद्युत धारा बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा। तो इसका अगर मुझे ग्राफ खींचना हो तो किस प्रकार ग्राफ खींचेंगे, देखिए जैसे मुझे इसका ग्राफ खींचना हो तो यहां से आपका ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये आपका मूल बिंदु है। इस पर आपको धारा को दिखाया गया है I और इस पर आपको विभव का दिखाया गया है। तो जब समानुपाती की बात आती है तो इसकी जो ग्राफ होती है हम लोग को पता है, यहां से क्या निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। इस प्रकार इसका ग्राफ निकालिएगा, ये ऐसे निकल जाएगी।
इसका ग्राफ बन जाएगा। यानी भी समानुपाती क्या होती है, आई विभव को बढ़ाइएगा तो धारा भी बढ़ेगा, धारा को बढ़ाइएगा तो विभव भी क्या होगा आपका बढ़ेगा, घटाइएगा तो घटेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इतनी बातें क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम ओम के नियम को क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है उसको समझाते हैं। तब यहां से देखिए नियम की उत्पत्ति हम लोग पढ़ते हैं कैसे, V बराबर IR हो जाता है। ओम के नियम की उत्पत्ति ध्यान से समझेंगे, ये आपकी सीधे दिमाग में घुसने वाली है, बट आपको बैक के वीडियो देखना बहुत जरूरी है। बैक वाले वीडियो अगर देखे होंगे तभी हम ओम के नियम की जो उत्पत्ति कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा, अन्यथा दिमाग से ऊपर जाने लगेगी, बाहर जाने लगेगा। इसलिए सबसे पहले बैक का वीडियो देखिए जहां हम धारा घनत्व पढ़ाए थे, जहां हम अनुगमन वेग को पढ़ाए थे, उसके बाद हम धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित किए थे। वो वाला वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है, तब जाके ओम के नियम की उत्पत्ति आपको समझ में आएगी, अन्यथा दिमाग से ऊपर जाने लगेगा। अब ध्यान से देखिए, ओम के नियम की उत्पत्ति को समझने के लिए सबसे पहले हम एक बेलनाकार चालक लिए, बेलनाकार क्या लिए, कंडक्टर लिए। अब यहां से हम एक बेलनाकार चालक ले लिए, ध्यान से समझेंगे। ऐसा फिगर हम लोग कितना बार बना चुके हैं, ये वाला आपका एक बेलनाकार चालक हो गया, और इसे बाविद्युतीय क्षेत्र के उपस्थिति में रखना है। तो जब इसे बाविद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखेंगे तो सबसे पहले इसे एक सेल से क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो सबसे पहले इसे हम एक सेल से क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये प्लस, ये आपकी क्या हो गई, माइनस हो गई। बात समझ रहे हैं। तो यहां मान लेते हैं मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत। अब इस जो आपका ये जो छोर है इसके पास कैसा आएगा, प्लस, और इसके पास माइनस विभव। बात समझ रहे हैं। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दिखाना हो, इसके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो एरिया है, ध्यान समझेंगे, ये वाला जो आपका एरिया है इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल रहे हैं। मैं मान लिया कितना है, ए है, इसका एरिया कितना है, ए है, और यहां से यहां तक जो लंबाई है वो कितना है, एल है। बात समझिएगा, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, इसकी लंबाई क्या है, यहां से यहां तक एल है, और इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो मैं मान लिया कितना, भी है। इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, भी है। बात समझ पा रहे हैं। बैटरी से जोड़ दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय बल रेखा इस दिशा में जा रही है। अब यहां से सबसे पहले पकड़ना है कि जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको यहां ये दिखाया गया, एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, इसकी दिशा किधर होगी, इस पर जो विद्युतीय क्षेत्र है इसके द्वारा इस पर एक बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं। और ऐसे बल को बोलते हैं विद्युतीय बल। तो विद्युतीय बल के चलते जब इस पर विद्युतीय बल कार्य करेगा तो इस विद्युतीय बल के कारण जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके किधर आएगी, पॉजिटिव की ओर आएगी। और किस वेग से आएगी, तो इसका वेग होता है vd, जिसको हम बोलते हैं अनुगमन वेग, यानी vd वेग से इधर क्या होगी, आएगी। बात समझ रहे हैं। तो अब इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से सबसे पहले लिखेंगे, मान लिया कि n लंबाई का एक बेलनाकार चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, a है, तथा इसका अनुगमन वेग vd है। इसका अनुगमन वेग कितना मान लिए,
अनुगमन वेग क्या है, vd है। पुनः यहां से लिख रहा हूं, पुनः माना कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो, n हो। मान लिया कि इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो I बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं जब हम लोग अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित किए थे कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो करंट पूरे आयतन के लिए जब निकालेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, NEAVD, क्योंकि अब उतना पूरा हल नहीं करना है, क्योंकि बैक वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो इस पूरे जो आपका चालक है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा अगर निकालना होगा तो NEAVD सूत्र होता है, जहां n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, M मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और VD मतलब इसका वेग। बात समझ रहे हैं? तो I बराबर आपका सूत्र हो जाएगा NEAVD। I बराबर NEA क्या हो जाएगा, VD। अगर मुझे यहां से VD का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगी, VD बराबर सूत्र हो जाएगा I बटा NEA। यहां से अगर VD हम निकाले तो सूत्र क्या हो जाएगा, VD बराबर I बाटा में NEA। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम लिखते हैं यहां से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसका मान कितना होगा। तब यहां से लिखेंगे विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र, तो हमारे पास सूत्र है विद्युतीय क्षेत्र, ये भी हम लोग बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं। विद्युतीय क्षेत्र तथा विभव के बीच, देखिए ये विभव है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो विद्युतीय क्षेत्र तथा विभव के बीच संबंध का जो फॉर्मूला होता है E बराबर क्या होता है, माइनस dV बाटा dr, जब अल्प की बात आएगी। तो यहाँ अल्प की कहानी नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे V अब बाटा में R, यानी यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, L है। तो E बराबर माइनस V बाटा L, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो गया। लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक विद्युतीय बल क्या होता है, कार्य करता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो विद्युतीय बल लग रहा है उसका मान क्या होगा। तो हम लिख रहे हैं इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण, इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण, बात समझिएगा, पूरे वीडियो में लगातार बने रहिएगा, इस तब आपको समझ में आएगी। इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर, अब कैसे निकालेंगे, इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम छोटा ही लिखते हैं, तो छोटा ही लिख दिए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये E हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं तो माइनस E और कैपिटल E का मान यहां से रखते हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना है, माइनस V बाटा L, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी EV बाटा L, यानी इस F का जो मान है, इस इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युतीय बल कार्य कर रहा है उसका मान कितना है, EV बाटा L, जहां भी एक विभव है। बात को समझिएगा, जहां भी एक क्या है,
विभव है, और ई एक क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और एल क्या है, यहां से यहां तक चालक की क्या है, लंबाई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिए और इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युतीय बल भी निकाल लिए। अब यहां से एक बात और समझिएगा कि जब इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युतीय बल हमारा निकल गया ईवी बाटा एल, तो इस विद्युतीय बल के कारण इस इलेक्ट्रॉन में एक एक्सेलरेशन उत्पन्न होगी। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण उत्पन्न होगा, जिसके चलते उसका वेग u से आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। बैक वाली वीडियो में हम लोग अध्ययन किए हैं, जब हम लोग धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग पढ़ रहे थे। शुरू का जो औसत वेग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करने लगती है और उस कंडक्टर को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में रखा जाता है, जिसके चलते जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाती थी उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर आती है। लेकिन इसे बाह्य विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखा गया है, तो आपकी इस बल के कारण जो इस पर विद्युतीय बल कार्य कर रहे हैं, उसके चलते इस इलेक्ट्रॉन पर एक क्या होगी, एक्सेलरेशन उत्पन्न होगी। बात समझ रहे हैं, एक त्वरण उत्पन्न होगा। तो आई होप इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम इस इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकाल रहे हैं। अब देखिए, इस विद्युतीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण E बराबर, इस विद्युतीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण E बराबर, हमारे पास देखिए, हमारे पास एक सूत्र होता है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, F बराबर A में, तो A बराबर क्या हो जाएगी, F बाटा M। बात समझ रहे हैं, जहां M क्या है, इलेक्ट्रॉन की मास है, तो यहां लिखेंगे F बाटा M। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। F क्या है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युतीय बल। विद्युतीय बल का मान अभी निकाले हैं। विद्युतीय बल का मान कितना होता है, तो आपका हो जाता है EV अब बाटा में L। EV बाटा में L आया था, और ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, मास हो गई। तो इस विद्युतीय बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हुआ, वो कितना उत्पन्न हुआ, EV बाटा LM। अब यहां से देखिए, बस ये स्टेप आपको समझते चलना है, एक एक स्टेप इसमें क्या करना है, समझते चलना है, और आगे की क्रिया होती चली जाएगी। तो हम देखिए, सबसे पहले पुनः एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रॉन पर जितना विद्युतीय बल कार्य कर रहा है उसका मान निकालें। उसका मान जब निकल गया तो इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकाल दिए, और जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकल गया तो हम इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल रहे हैं। तब यहां से चलते हैं गति के समीकरण से, हमारे पास सूत्र होता है V बराबर U प्लस AT। तो यहां जो अंतिम वेग है, इसको मैं किससे इंडिकेट कर दिया, अनुगमन वेग से, VD से, क्योंकि हम पढ़े हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस मिलता है, VD मिलता है। तो यहां से मैं VD लिख दिया, और शुरू का जो वेग होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अब यहां से लिखेंगे A का मान देखिए कितना आया है, EV अब बाटा में LM, और T एक प्रकार की समय है, यानी T जो होती है उसको हम बोलते हैं, बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं, विश्रांति काल, और इसे हम किससे सूचित करते हैं, ताऊ से। और ताऊ का अर्थ मैं वहां समझाया था कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे मान लेते यहां टक्कर खाई, टक्कर खाने के बाद पुनः यहां आई, तो यहां से यहां के बीच, यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां आने में जितना समय लगा उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल या विश्रांति काल। तो उसे हम किससे सूचित करते हैं, ताऊ से। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ताऊ हो जाएगी। जब इसको हल करेंगे तो VD बराबर क्या हो जाएगा, EV ताऊ अब बाटा में LM, EV ताऊ बाटा में LM। ये किसका मान आ गया, VD का मान आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, VD बराबर EV ताऊ बाटा LM आया है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से VD का मान रखते हैं। तो VD का मान हम लोग
निकाले हुए हैं। VD का मान कितना निकाले हैं? तो VD का मान निकाले हम लोग I बाटा में NEA। I बाटा में क्या है? NEA। VD का मान अब बराबर हो जाएगा EV ताऊ अब बाटा में LM। EV ताऊ बाटा में LM। अब यहां से क्या करते हैं? अब यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां आपको विस्तारित रूप से समझना है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा तो LM बटा में N E स्क्वायर A ताऊ बराबर V बाटा I। इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? ध्यान से देखिए, ये देखिए डिवाइड है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर रहे हैं, तो ये कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो LM आ गया यहां। ये देखिए मल्टीप्लाई है, इधर ला दिए बराबर के इधर, तो डिवाइड हो गया। इसका भी यहीं छोड़े हैं और इसका I इधर ला दिए। इस LM को यहां लेकर गए और E ताऊ मल्टीप्लाई है, तो इसमें क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो देखिए N E इधर से आया तो E का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये A और ये क्या हो जाएगा? ताऊ, इसका बच्चा भी, और यहां से इसको लेकर आए इधर, तो ये I और ये मल्टीप्लाई है, सॉरी ये डिवाइड है, ऊपर गया मल्टीप्लाई हो गया। बात समझ रहे हैं? अब यहां से देखिए क्या लिखते हैं। अब यहां से देखेंगे, यहां जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में L दिखाई दे रहा है, जो आपको M दिखाई दे रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉन का मास बोलते हैं, जो N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और ये आपकी जो श्रांति काल है, विश्रांति काल है, ये सभी का जो मान है ये कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब अचर आती है, बदलती नहीं है। तो इसका मान हम लिखते हैं, जब ये अचर आती है तो इसका जो मान है ये LM बाटा NE स्क्वायर A ताऊ, यहां लिख लेते हैं, यह अचर होता है। ये क्या होता है? अचर होता है, यानी यह कभी बदलता नहीं है। और इसके बाद यहां लिख लेते हैं, इसका मान हम कैपिटल R के बराबर मान लेते हैं। यानी इसका मान हम, ये टोटल का जो वैल्यू है, एक अचर होता है, इसका मान हम कैपिटल R के बराबर क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। कैपिटल R के बराबर मान लेते हैं। तो इसका जो टोटल वैल्यू हो गया वो कितना हो गई? R हो गई। अब बराबर क्या हो जाएगा? V बाटा I हो गया। यहां से एक छिपाए, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, तो V बराबर IR हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओम का नियम प्रूव हो गया। V बराबर IR। कोई दिक्कत? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे।